दूसरे एपिसोड में सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है पावला अपनी माँ से सवाल करती है कि उसके पिता अगले दिन उसकी जन्मदिन की पार्टी में शामिल क्यों नहीं हो सकते। उसकी माँ उसे बताती है कि न्यायाधीश ने उसके पिता को हिरासत में नहीं दिया है, इसलिए वह उसकी देखभाल करेगी और वह पार्टी में शामिल होने में असमर्थ है। पावला ने अपनी माँ से असहमति जताते हुए कहा कि फैसला किसी जज ने नहीं बल्कि उसने किया था। पावला की दादी ने स्वीकार किया कि पावला की माँ और उसके पिता के बीच आपस में नहीं बन रही थी, लेकिन देर सवेर वे मामले का पता लगा लेंगे। राकेल को कमिश्नर से एक कॉल आती है जिसमें उसे स्पेन के रॉयल मिंट के अंदर हो रही डकैती के बारे में बताया जाता है। वह चाहता है कि राकेल स्थिति के लिए वार्ताकार बने। वह सहमत हो जाती है और उसके लिए एक कार भेजी जाती है। आयुक्त ने उसे सूचित किया कि कार पहले से ही उसके घर के बाहर इंतजार कर रही है। बैंक के अंदर डेनवर पुलिस पर गोली चलाने और उन्हें घायल करने के लिए टोक्यो जा रहा है। नैरोबी ने टोक्यो से यह भी कहा कि उसे किसी को भी गोली न मारने की योजना पर कायम रहना चाहिए था। रियो टोक्यो का बचाव करने की कोशिश करता है, लेकिन डेनवर उसे रोक देता है। बर्लिन कमरे में प्रवेश करता है और रियो को फ़ोन प्लग इन करने के लिए कहता है। क्योंकि वे एनालॉग सिस्टम पर स्विच करते हैं, फिर वह सभी से सभी वायरलेस रिसीवर लेने के लिए आगे बढ़ता है और उन्हें एक्वेरियम में फेंक देता है। बर्लिन प्रोफेसर को कॉल करने की पहल करता है। वह डकैती की मौजूदा स्थिति के बारे में उसे अपडेट करता है। उसने उसे सूचित किया कि दोनों अधिकारी घायल हो गए थे और यह टोक्यो ही था जिसने उन पर गोलीबारी की, क्योंकि उन्होंने रियो को घायल कर दिया था। बर्लिन ने उसे बताया कि रियो और टोक्यो एक दूसरे को देख रहे थे। प्रोफेसर टोक्यो से बात करने का अनुरोध करता है और बर्लिन उसे फ़ोन का रिसीवर सौंप देता है। प्रोफेसर पूछते हैं कि क्या बर्लिन ने उन्हें जो बताया वह सच है। टोक्यो ने इन आरोपों से इनकार किया कि वह रियो को देख रही है। वह परेशान हो जाती है, फ़ोन रख देती है और चली जाती है। राकेल के आते ही पुलिस बैंक के बाहर तैनात हो रही है। एक अन्य पुलिस अधिकारी ने उसे मौजूदा स्थिति के बारे में बताया। वे एक तंबू में चले जाते हैं और अन्य अधिकारियों को निर्देश देते हैं कि आगे क्या करना है। बैंक के अंदर बर्लिन रियो से टोक्यो के साथ उसके संबंध में जांच जारी रखने का सामना करता है। रियो रिश्ते से इनकार करने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी प्रतिक्रिया के आधार पर जाहिर तौर पर उसका रियो के साथ रिश्ता है। यह इस तथ्य के साथ कि वे लगभग हर रात संभोग करते हैं और बर्लिन को इसके बारे में पता था। बर्लिन ने रियो से कहा कि अगर वह उनकी जगह पर होता तो संभवतः उनका टोक्यो के साथ भी रिश्ता होता। इससे रियो क्रोधित हो जाता है। वह उसे बताता है कि वह टोक्यो को लेकर गंभीर है और वह उसके बाद उसके साथ घर बसाने की योजना बना रहा है। बर्लिन रियो को पितृत्व पर एक त्वरित व्याख्यान प्रदान करता है और उनकी शादी और एक बच्चा होने के बाद क्या होगा। रियो ने सवाल उठाया कि बर्लिन को प्रभारी क्यों बनाया गया। उन्होंने बस इतना कहा कि यह उनके उत्कृष्ट लोक कौशल के कारण है। उनकी बातचीत के बाद बर्लिन ने रियो को एलिसर पार्कर को बाकी बंधकों से अलग करने का निर्देश दिया। इससे पहले कि रियो निर्देशानुसार आगे बढ़े, उसे टोक्यो के साथ बिताए अपने समय का एक छोटा सा फ्लैशबैक याद आता है। उन्होंने अपने रिश्ते को टीम के बाकी सदस्यों से छिपाया। वे दोनों डकैती की योजना बनाते समय उस घर से दूर जंगल में मिले जहां वे रहते थे। एक बड़ी चट्टान के शीर्ष पर संभोग करते समय उन्होंने एक दूसरे की कंपनी का आनंद लिया। फ्लैशबैक के बाद रियो एलिसन के पास जाता है और उसे दूसरे कमरे में ले जाता है। पुलिस ने बैंक के बाहर बंदोबस्ती पूरी कर ली है। राकेल बैंक को कॉल करता है और बर्लिन कॉल को प्रोफेसर को पुनः निर्देशित करता है। वह वॉइस चेंजर चालू करता है और कॉल का जवाब देता है। राकेल अपना परिचय देती है और प्रोफेसर उन अधिकारियों की भलाई की जांच करता है जिन्हें टोक्यो ने गोली मारी थी। वह उसे बताती है कि कोई हताहत नहीं हुआ है और वे अपनी बातचीत जारी रखते हैं। प्रोफेसर राकेल से कहता है कि वह किसी ऐसे व्यक्ति से बात करना चाहता है जिसे अपने पर्यवेक्षकों से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है। राकेल ने प्रधानमंत्री को सुझाव दिया, लेकिन चूंकि यह संभव नहीं है, इसलिए उनके पास उनसे बात करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। फिर वह राकेल से पूछता है कि उसने क्या पहना है, जिसका वह उत्तर देती है। राकेल ने अनुरोध किया कि प्रोफेसर छात्रों को रिहा कर दे क्योंकि वे सभी नाबालिग हैं। उसने उससे कहा कि वह उसके अनुरोध पर विचार करेगा। राकेल और प्रोफेसर ने अपनी कॉल समाप्त की। वह अपने आदमियों को बैंक के ऊपर से एक हेलीकॉप्टर उड़ाने का आदेश देती है। वे भोजन या पानी जैसी किसी भी अनुरोध को भी अस्वीकार कर देंगे। कर्नल प्रीतो संचालन संभालना चाहते हैं, लेकिन राकेल अपना पद नहीं छोड़ेगी। कर्नल निजी मामले उठाकर उसे ब्लैकमेल करने की कोशिश करता है, लेकिन वह नहीं घबराती है। उनके तर्क के बाद अधिकारियों में से एक ने राकेल को आने वाली कॉल के बारे में संकेत दिया।
उन्हें लगा कि कोई लुटेरों से बचने की कोशिश कर रहा है, लेकिन यह उनका ही एक कर्मी था जिसे अपनी पत्नी का फ़ोन आया था। उन्होंने सशस्त्र कर्मियों के साथ बैंक के चारों ओर अपना जमावड़ा जारी रखा और सुरक्षा में खड़े रहे। एडिसन पार्कर ने कपड़े पहने जबकि रियो पहरा दे रहा था। वह उसकी रक्षा के लिए वहाँ था और इससे अधिक कुछ नहीं। समूह उनके बारे में चर्चा कर रहा है कि क्या होगा। ऐसा लगता है कि रियो इस खास पल को याद कर रहा है। रियो ने समूह से पूछा कि यदि वे डकैती में सफल नहीं हुए तो क्या होगा, और नैरोबी ने उत्तर दिया, यह हमेशा की तरह ही होगा, जेल में वापस, आंगन में सिगरेट, क्रिसमस के लिए झींगा के 4 टुकड़े और वैवाहिक मुलाकातें। टोक्यो ने भी उत्तर दिया, क्या होगा यदि यह अच्छा रहा, हम इतने पैसे का क्या करेंगे। सभी ने अपनी अपनी ख्वाहिशों के साथ जवाब दिया कि वे अपना पैसा कैसे खर्च करने जा रहे हैं। डेनवर ने उन्हें बताया कि वह अपने लिए एक आसमानी नीला मासेराती, एक मार्शल आर्ट स्टूडियो और एक 3 मंजिला नाइट क्लब खरीदेगा जिसमें ऐसे स्पीकर होंगे जो कान खड़े कर देंगे। वह अपने पिता के लिए फेफड़ों की एक नई जोड़ी भी लेने जा रहा है जो पहले एक खनिक के रूप में काम करते थे, जिससे उनकी श्वसन प्रणाली के लिए स्वास्थ्य समस्याएं पैदा हो रही थी। उनका विचार है कि ऐसे लोग हैं जो किडनी बेचते हैं, इसलिए लोग फेफड़े बेचेंगे। दूसरी ओर बर्लिन का सपना अधिक परिष्कृत था। वह प्रोवेंस में अपना वाइनरी और अंगूर का बाग चाहता था। वह कला के लिए अपनी खुद की वाइन की खेती करना चाहता था। टोक्यो एक द्वीप खरीदना चाहता था। रियो के लिए भी यही बात लागू होती है, लेकिन वह एक छोटा द्वीप चाहता था जिसमें समुद्र के किनारे एक बड़ा घर हो। नैरोबी कुछ कर्ज चुकाएगा और मनोरंजन के लिए एक विमान खरीदेगा। प्रोफेसर ने सभी से कहा कि भले ही उन्होंने बताई गई हर चीज़ को उच्चतम संभव कीमत पर खरीदा हो, तब भी उनके पास बहुत सारा पैसा बचा रहेगा जब तक कि उन्होंने एक बड़ी रकम चुरा ली हो। उन्होंने प्रस्ताव दिया कि वे बड़े सपने देखने के लिए बड़ी चोरी करें। मास्को कॉरिडोर्स नामक एक एल्बम रिकॉर्ड करना चाहता था। उन्होंने यह प्रदर्शित करने के लिए समूह के लिए गाना गाया कि कॉरिडोर्स क्या है। डेनवर ने साथ में गाया और समूह के लिए मनोरंजन प्रदान किया। जुड़वा बच्चों, ओस्लो और हेलसिंकी सहित सभी ने बहुत अच्छा समय बिताया। बर्लिन बंधकों से मिलने जाता है और उन्हें खड़े होने और अपने मुखौटे उतारने के लिए कहता है। वह उन्हें आराम करने की सलाह देता है और कहता है कि वे स्लीपिंग बैग, पानी और सैंडविच बांटेंगे। बर्लिन ने बंधकों को अपने कपड़े उतारने और लाल चोगा पहनने का आदेश दिया जो उन्होंने पहना हुआ था। आर्टुरो आगे बढ़ता है और अनुरोध करता है कि वे कमज़ोर बंधकों को जाने दें क्योंकि वे तनाव को ठीक से नहीं संभाल सकते। डेनवर आर्टुरो के पास जाता है और उससे पूछता है कि क्या वह गांधी है। फिर वह उसे एक बंदूक देता है और उसे गोली मारने के लिए कहता है। आर्टुरो ने मना कर दिया, लेकिन डेनवर ने उसे मजबूर किया और उसे गोली चलाने के लिए 10 सेकंड का समय दिया। आर्टुरो इसे खो देता है और शूटिंग शुरू कर देता है, लेकिन कुछ नहीं होता। डेनवर उसे बताता है कि यह एक नकली हथियार था, लेकिन वह उसकी बहादुरी के लिए उसकी सराहना करता है। बर्लिन ने घोषणा की कि सभी को नकली हथियार दिए जाएंगे और रास्ते में उनके सहयोग की आवश्यकता होगी। वह सभी से कहता है कि उन्हें केवल आज्ञा पालन करने की आवश्यकता है। बर्लिन ने दोहराया कि उन्हें केवल भरोसा करने और आज्ञा मानने की ज़रूरत है। फिर वह सभी को उनके कपड़े उतारने का आदेश देता है और हर कोई वैसा ही करता है जैसा उन्हें कहा जाता है। पुलिस बैंक के अंदर लुटेरों के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए हर संभव कोशिश कर रही है। एंजल ने रकेल को रिपोर्ट दी कि वे बैंक के अंदर किसी भी रेडियो फ्रीक्वेंसी का पता लगाने में असमर्थ हैं। वह कर्नल प्रीटो की ओर देखती है और ऐसा लगता है कि वह कुछ और योजना बना रहा है। रकेल बाहर कदम रखता है और अधिक सशस्त्र कर्मियों के साथ बख्तरबंद वाहन आते हैं। वह वापस उनके कमांड सेंटर के अंदर जाती है और कर्नल प्रीटो से भिड़ती है क्योंकि वह इस बात से अनजान है कि वर्तमान में क्या हो रहा है। कर्नल प्रीटो ने उसे बताया कि वे उसके आदेश की परवाह किए बिना उनके पास जो कुछ भी है उसके साथ बैंक में प्रवेश कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि उनसे ऊपर का कोई व्यक्ति उन्हें बैंक के अंदर जाने का अधिकार दे रहा है। कर्नल प्रीटो रकेल को बाहर खींचते हैं और उसे बताते हैं कि उनके पास एक उच्च प्राथमिकता वाला व्यक्ति है जिसे बंधक बना लिया गया है। हम जिस शख्स की बात कर रहे हैं उसका नाम एडिसन पार्कर है, जो यूनाइटेड किंगडम के राजदूत बेंजामिन पार्कर की बेटी है। प्रोफेसर उसके बारे में जानता था और उसे छोटी मेमना कहा जाता था। पुलिस को लगता है कि लुटेरों को अभी भी नहीं पता है कि वह कौन है, लेकिन वे गलत हैं। प्रोफेसर ने पहले ही सभी को बता दिया था कि पुलिस पहली रात में ही बैंक में प्रवेश करने के लिए हर संभव कोशिश करेगी। उन्हें सूर्योदय से पहले बैंक में प्रवेश करना था। कर्नल प्रीटो बंधक संकट को नियंत्रण से बाहर होने से पहले और मीडिया को सूचित होने से पहले समाप्त करना चाहते हैं। बैंक के अंदर
आर्टुरो मोनिका से बात करना चाहता है, लेकिन वह मारे जाने का जोखिम नहीं उठाना चाहती। वे दोनों ध्यान आकर्षित करते हैं और नैरोबी थोड़ी बात करने के लिए मोनिका के पास जाता है। नैरोबी उसे बताती है कि वह उसके बारे में कुछ जानती है। वह अपने डेस्क पर गर्भावस्था परीक्षण का उल्लेख करती है और वह पहले से ही जानती है कि आर्टुरो उसका पिता है। नैरोबी पूछता है कि बच्चे के लिए उसकी क्या योजनाएं हैं और मोनिका जवाब देती है कि वह गर्भपात कराने की योजना बना रही है। क्या हो रहा है यह देखने के लिए रकेल अपने कमांड सेंटर के अंदर जाता है। कर्नल प्रीतो और उनके लोग पहले से ही बैंक के अंदर जा रहे हैं। 3 टीमें बैंक के पास पहुंची। प्रोफेसर ने बर्लिन को फ़ोन किया और उसे सूचित किया कि यह समय हो गया है। बर्लिन ने अपने बंधकों से उसके निर्देशों का पालन करने का आह्वान किया। वे बंधकों को बैंक के दूसरे क्षेत्र में ले जाते हैं और योजना का अगला भाग शुरू करते हैं। प्रोफेसर ने उन्हें बताया कि पुलिस 4 क्षेत्रों मुख्य प्रवेश द्वार, आपातकालीन निकास, लोडिंग बे और छत का उपयोग करके प्रवेश करने की कोशिश करेगी, लेकिन वे ऐसा तब तक नहीं करेंगे जब तक उन्हें लोडिंग बे से निगरानी टीम से जाने का संकेत नहीं मिल जाता। इससे पहले कि पुलिस कुछ कर पाती, उन्हें एलिसन पार्कर के फ़ोन से एक सिग्नल मिलता है। उसने एक रेडियो कार्यक्रम बुलाया है और उन्हें बताया कि बैंक के अंदर क्या हो रहा था। सभी ने लुटेरों की तरह लाल चोगा पहन रखा है और कोई नहीं जानता कि कौन है। जैसे ही निगरानी टीम लोडिंग बे पर पहुंचती है, वे दरवाजों में एक छेद करते हैं और उसमें एक कैमरा डालते हैं। वे एलिसन द्वारा रेडियो कार्यक्रम में कही गई बातों की पुष्टि करते हैं और कोई हताहत होने से पहले मिशन को रद्द कर देते हैं। अपनी पहली लड़ाई के बाद उन्हें पैसे छापने का काम मिलता है। योजना थी कि जितना हो सके उतना पैसा छापें। वे जितने अधिक समय तक अंदर रहेंगे उतना अधिक पैसा छाप सकते हैं। नैरोबी बंधकों को कार्य समूहों में बांटता है। यह सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक समूह का अलग अलग काम है कि मशीनें छपाई बंद नहीं करेंगी। सुचारू संचालन सुनिश्चित करने के लिए वे हर 3 घंटों में तकनीकी बदलाव करेंगे। रफेल एक कैफे में जाता है और एक डिकैफ का ऑर्डर देता है। जैसे ही वह कॉल करने वाली होती है, उसका फ़ोन बंद हो जाता है। वह बैरिस्टो से पूछती है कि क्या उसके पास चार्जर है, लेकिन उसके पास नहीं है। इस समय हम देखते हैं कि एक परिचित चेहरा मदद के लिए हाथ बढ़ा रहा है। यह प्रोफेसर था।